Hello student, now start and today's topic is discovery of proton. तो कल मैंने आपको कुछ टीच किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, सॉरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कल मैंने आपको टीच किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या टीच किया था। तो मैं आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का सर्च किसने किया था, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने अपरेटस क्या यूज किया था, तो उसने एक ग्लास ट्यूब लिया था, ग्लास ट्यूब में दो रॉड लगाया था, कैथोड एंड एनोड, प्लस और माइनस। उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया था, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए लगाया था। कोई इसमें गैस ले रहा था बिल्कुल जिसका प्रेशर बहुत ही कम हो। उसके बाद वो 10,000 के अप्रॉक्स करंट जब पास कर रहा था तो उसमें एक लाइट कैथोड से निकल के एक लाइट निकल रहा था जो एनोड की तरफ जा रहा था। उस कैथोड रे जो है वो एनोड की तरफ वो उसने जेडनेस जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगाया था, कोटिंग किया था। जिंक सल्फाइड पे क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ता है तो चमकता है, वो ब्राइटनेस आता है उसमें, तो ब्राइटनेस उस पर आ जाता था। तो उसने कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन किया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लाइट के अंदर मैकेनिकल फंक्शनल होते हैं, यानी फैन रखता था तो रोटेट कर जाता था। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता था तो उससे अपना पाथ चेंज कर देता था। और जो लाइट था वो लाइट जो रे था वो रे प्लस की तरफ डेविएटेड होता था। तो ये सब उसने कंक्लूजन निकाला। अब ऑब्जर्वेशन, तो राइट डाउन ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे। लाइट यहां ग्लो कर रहा था। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, राइट डाउन ऑब्जर्वेशन। अब उसी समय फिजिक्स में एक सर्च हुआ था कि कोई भी अगर रे हो, फिजिक्स की बात है, कोई भी अगर रे हो या लाइट हो या रेडिएशन, कोई भी लाइट हो, रे हो या रेडिएशन हो, वो फिजिक्स बोलता था वो वेव पाथ बनाता है, वेव पाथ बनाता है, वेव की तरह जाता है। और उसके अंदर एक पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, यानी डुअल नेचर बोला जाता था, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रे या रेडिएशन। वो लाइट जो है वेव की तरह चलता था, रेडिएशन, और उसके अंदर पार्टिकल्स हुआ करता है, पार्टिकल्स हुआ करता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, अगर सनलाइट है तो सनलाइट के अंदर सनलाइट भी क्या होता है, वेव पाथ से बनाता है, और इसके अंदर एक पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है, उस पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है। तुम सुने होगे कि जो सनलाइट होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होता है, उसका नाम है फोटोन, और इसमें एनर्जी होता है, यही एनर्जी हम कलेक्ट करते हैं, इसमें एनर्जी होता है। और उसी समय आइंस्टीन ने एक बात बोला था कि कोई भी अगर पार्टिकल्स है, कोई भी अगर पार्टिकल्स है, अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है, मास उसका m है और वेलोसिटी v है, या c है, लाइट की स्पीड है, तो उसके अंदर एनर्जी कितना होगा,
एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो mc² के बराबर होता है। दिस वन इज एनर्जी। ये आइंस्टीन का दिया हुआ है, ये आइंस्टाइन का दिया हुआ है कि अगर कोई एक मास पार्टिकल्स है जिसके अंदर मास है और वेलोसिटी है c, लाइट के स्पीड के बराबर है, लाइट के स्पीड के बराबर है, तो उसके अंदर एनर्जी वो क्रिएट होता है और वो एनर्जी का वैल्यू होता है mc²। सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें भी मास होता है और वेलोसिटी भी होता है। सनलाइट को हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो सनलाइट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो मूव करता है। तो इसके अंदर एनर्जी होता है और एनर्जी का वैल्यू आइंस्टीन ने इक्वल टू mc² के अनुसार से निकालने के लिए बताया। तो इस चीज से हमें यहां पर क्या लेना देना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो पहले आप लिख लो, कोई भी लाइट हो या रेडिएशन हो, कोई भी लाइट हो या रेडिएशन हो, उसके अंदर वो वेव पाथ बनाता है और उसके अंदर पार्टिकल्स होता है। लिख लेना, रेडिएशन हैज या लाइट हैज डुअल नेचर। राइट डाउन, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। It act as a wave path. It act as a wave path as well as behave like particles. As well as behave like particles. तो radiation behave like wave path as well as पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर। ठीक है, वो डुअल नेचर का होता है कोई भी पार्टिकल्स। एग्जांपल के तौर पे लिखो, एज एग्जांपल सनलाइट। सनलाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। राइट डाउन, सनलाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। सनलाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। Sunlight travel in the form of wave. Sunlight travel in the form of wave, and it behave like a particles. 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 And this particles is known as photon, and these particles behave like photon, and these particles behave like photon. These particles behave like photon. And at that time, write down next point, स्पेस छोड़ के लिखना। एंड एट दैट टाइम आइंस्टीन प्रूव दैट, एंड एट दैट टाइम आइंस्टीन प्रूव दैट, एट दैट टाइम आइंस्टीन प्रूव दैट इफ ए पार्टिकल्स हैज मास m, if a particles has mass m, if a particles has mass m and move with velocity v, and move with velocity v, यहां हमने वेलोसिटी c लिया है लाइट के बराबर, v भी लिख सकते हैं हम, c भी लिख सकते हैं। ओके, and move with
वेलोसिटी v और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, then it create energy, then it create energy, then it create energy that is E equal to mc स्क्वायर। m बोले तो मास और c बोले तो वेलोसिटी, that is mc स्क्वायर, that is mc स्क्वायर। यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, अगर पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से घूमेगा या उसमें स्पीड होगा तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे चल के फिजिक्स में भी बताया गया है, केमिस्ट्री में, कि जब ये वेव बनाएगा पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होगा E इक्वल टू एससी अपॉन लेमडा, यानी वेवलेंथ से भी एनर्जी को निकाला जा सकता है। E बोले तो एनर्जी, H बोले तो इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, और C बोले तो स्पीड, स्पीड बोला गया है पार्टिकल्स का, लेमडा बोले तो वेवलेंथ। हालांकि इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये आइंस्टीन का दिया गया था और ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई भी रेडिएशन मूव करता है तो उसके अंदर एनर्जी होगा और एनर्जी का वैल्यू एससी अपॉन लेमडा से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी कैलकुलेट किया जा रहा है और ये मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी एनर्जी को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आइंस्टीन को निकालने का तरीका अलग था और उसी पार्टिकल्स को जब वेव बना रहा था तो वेव के थ्रू, वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी निकालने का तरीका अलग था। तरीका अलग हो सकता था बट ये चीज प्रूव कर दे रहा था कि कोई पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। जैसे फोटोन सनलाइट से जो आ रहा है हम उससे एनर्जी गेन करते हैं ना, बोलते हैं ना सनलाइट में एनर्जी होता है, तो वही ये एनर्जी है। तो आइंस्टीन ने उस चीज को भी बताया लेकिन तरीके अलग थे। और जब वो पार्टिकल्स वेव बना रहा था, यानी वो जो लाइट है वेव बनाते हुए हमारे पास आता है, तो उसके अंदर एनर्जी लेमडा यानी वेवलेंथ के थ्रू निकाला गया। एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है, वो जितना मास होगा, ठीक है, लेमडा कितना है या वेलोसिटी कितना है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा फाइनली प्रूफ क्या मिला, तो फाइनल हमें ये मिला कि अगर कोई भी रेडिएशन है तो रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स होता है। हमारा फाइनल एक ही लाइन का कंक्लूजन है कि कोई भी अगर रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन, तो उस रेडिएशन के अंदर एक पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होता है। ये हमें चीज कंक्लूजन मिला। अब जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो जो लाइट यहां दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, वो लाइट यहां ग्लो करते हुए दिख रहा था। उसने इस लाइट को क्या नाम रखा था? कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था। कैथोड रे, रे बोलो रेडिएशन बोलो एक ही है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि ये कैथोड रे जो है कैथोड से निकल रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा था कैथोड रे। अब ये कैथोड जो रे है इसके अंदर पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स अभी नाम नहीं रखा था उसने, यानी इसके अंदर पार्टिकल्स है, क्योंकि फिजिक्स बता रहा था कि कोई भी रेडिएशन है उसके अंदर पार्टिकल्स है। अब इसने कैथोड रे जब नाम रखा तो इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो उसने इस पार्टिकल्स को नाम रखा इलेक्ट्रॉन है वो, और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसीलिए इस पे चार्ज नेगेटिव बता दिया। इट अट्रैक्टेड
It attracted towards positive magnetic field. That's why we conclude that particle size नेगेटिव चार्ज। उस चीज से जो ऑब्जर्वेशन किया था उसने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, तो मतलब उस पार्टिकल्स के उसने बता दिया नेगेटिव चार्ज है। लेकिन नेगेटिव चार्ज का वैल्यू नहीं बताया, अभी तक नेगेटिव चार्ज का वैल्यू उसको नहीं मिला था। हालांकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, हम जानते हैं, उसको नहीं, मतलब उस समय उसको नहीं पता था। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हम जानते हैं। तो उसने इस चीज का ऑब्जर्व किया, तो कैथोड रे है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, नाम रखा इलेक्ट्रॉन, और उसने चार्ज बता दिया कि चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब फैन को रख रहा था तो फैन रोटेट कर रहा था, इसका मतलब ये कंक्लूजन लिया कि इलेक्ट्रॉन हैज मास। उसने ये बोला कि इसके पास मास है, यानी पार्टिकल्स के पास मास है, वो मासलेस नहीं है। हालांकि हम जब मास एटम्स का मास निकालते हैं तो हम इसका मास नहीं लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन के मास के सामने बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मासलेस होता है, मासलेस नहीं होता है। हम ऐसे बोलते हैं कि मास, एटॉमिक मास निकालते समय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम वहां नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास ही नहीं होता है, मास जीरो होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, हाँ बहुत कम होगा वो अलग मैटर है, बट इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है। बराबर है क्या? और उसने बोला कैथोड रे इज ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, केवल पार्टिकल ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स के ही पार्टिकल है। तो कैथोड रे इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे इज ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात ऐसी रही कि उसने कैथोड रे तो निकाल दिया, कैथोड रे में पार्टिकल्स उसको समझ में आ गया, पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, उसने चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है ये तो मालूम चल गया उसको, लेकिन चार्ज का वैल्यू अभी मालूम नहीं था उसको। उसमें मास होता है लेकिन मास का वैल्यू नहीं मालूम था उसको। तो आगे चल के और डिस्कवरी किया, और डिस्कवरी करने के बाद उसने E/m वैल्यू निकाला, उसने चार्ज बाई मास का वैल्यू निकाला। देखो उसको ना तो चार्ज मालूम था ना तो मास मालूम था, लेकिन E/m का रेशियो मालूम था उसको। ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू आएगा, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट करके, वो डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके E/m का वैल्यू निकाला, यानी उसको E/m का वैल्यू मालूम था। दैट मीन्स जे थॉमसन को E/m का वैल्यू मालूम था। ठीक है, और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा E/m का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। जे थॉमसन को तो चार्ज मालूम था ना तो मास मालूम था, लेकिन उसको एक चीज E/m रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो उसको मालूम चल गया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि चार्ज बाई मास का रेशियो इतना है, लेकिन उसको अभी तक चार्ज नहीं मालूम था, मास नहीं मालूम था। ठीक है, आगे चल के कैसे चार्ज और मास का वैल्यू निकाला जाएगा वो हम सोचेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच? एच का जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34।
ये आगे मैं बताऊंगा प्लैंक कांस्टेंट। ओके, प्लैंक कांस्टेंट जब बताऊंगा तो मैं आगे बताऊंगा प्लैंक कांस्टेंट का कैसे कैलकुलेट किया जाता, क्या होता है, वे में आएंगे। अभी तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो चुका है। इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू निकल के आ गया है। चार्ज निगेटिव है, कितना है वो हमें नहीं मालूम है। मास है लेकिन मास कितना है वो नहीं मालूम है। अब यहीं पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, आगे चल के एक तो आगे चल के मुलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मुलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया और वो आया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस एक्सपेरिमेंट को मैं अलग से तुम्हें टीच करूंगा, ठीक है। अभी मैं यहां पर केवल लिखवा दिया। तो E/m का रेशियो किसने जनरेट किया? E/m रेशियो इज डिस्कवर किसने एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया? तो E/m रेशियो वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ये जे थॉमसन ने किया। और मुलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, मुलिकन्स साइंटिस्ट का नाम है, इसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो याद रखना, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में किसने बताया? मुलिकन्स ने बताया। और E/m का वैल्यू किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। तो बताओ, जब इसका वैल्यू मालूम है और इसका वैल्यू हमें मिल गया तो मास नहीं निकल जाएगा? तो मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E/m वैल्यू हमें मालूम है, डिवाइड बाई E। तो थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल हम जानते हैं तो यहां 1/m आ जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले हम उसके ऊपर क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं E/E/m। ये m ऊपर जाएगा ना, E/E हो जाएगा इंटू m हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या वैल्यू आ जाएगा? मास का आएगा ना। यानी हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो हमें मास का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो E का वैल्यू कितना है मैं यहां पुट करूं, ऊपर पुट कर रहा हूं। तो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मास हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और E/m का हो जाएगा 1.75820 × 10⁻11 कूलम पर kg। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 9.1094 × 10⁻⁻31 kg आ जाएगा। यानी हम अगर ग्राम में चाहें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मुलिकन्स आयल ड्रॉप आगे टीच करूंगा, ठीक है। तो कहने के मतलब फिर से समरी बता दे रहा हूं। जे थॉमसन ने सेटअप बनाया, उसको एक कैथोड रे मिला। कैथोड रे में उसने फिजिक्स से लिंक किया और रे के अंदर पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स को नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ भाग रहा था, तो उसने बोला कि इस पार्टिकल्स पे निगेटिव चार्ज है, तब ये प्लस की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। फैन रोटेट हो रहा था, तब उसको समझ में आया कि इसमें मास है। तब उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया तो समझ में आया कि E/m का वैल्यू उसको मिला, E/m का वैल्यू मिला उसको। और उसी समय एक मुलिकन्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको चार्ज का वैल्यू मिला कि इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है। तो चार्ज मुलिकन्स के द्वारा निकाला गया है और E/m का वैल्यू जे थॉमसन के द्वारा निकाला गया है। तो मास कैसे निकाल देंगे? तो मास निकालने के लिए चार्ज का वैल्यू डिवाइड बाई E/m का वैल्यू, क्योंकि ना तो
मास अलग से नहीं मिला था, मास इसी तरीके से निकाला गया था। तो अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो मास निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पर चार्ज का वैल्यू रखेंगे और यहाँ E/m का वैल्यू रखेंगे तो ये मास आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या ग्राम में बोलना है तो -21 kg, ठीक, -28 kg ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है इसमें कि जो आप एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने जो आप एक्सपेरिमेंट किए थे जे थॉमसन ने किया था, और इसके अंदर जो यहाँ पर कैथोड और एनोड लगाया, कैथोड एनोड लगाया था, यहाँ पर जो गैस थोड़ा सा जो इसमें भरा था, गैस इसमें भरा था, ऐसा गैस जो बिल्कुल एटम के फॉर्म में हो, वही तो टूट रहा था, वही तो जब करंट दिया जा रहा था तो वही तो टूट रहा था, उसी के अंदर से तो ब्रेकिंग हो रहा था, यानी एटम्स ब्रेक हो गया था। यानी वो गैस मान लो हीलियम है, तो हीलियम को ब्रेक होके उसमें से एक लाइट निकल रहा था, और वो लाइट यानी ये ब्रेक हुआ होगा एटम, और एटम ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हुआ होगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा होगा, वेव पाथ बना के जा रहा होगा, तो लाइट दिख रहा होगा, लाइट इमिट नजर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये बोला जाता है क्या E/m रेशियो इसके गैस के नेचर पे या प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? तो हम बोलते हैं कि इसका E/m वैल्यू विल नॉट डिपेंड अपॉन, E/m वैल्यू विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, यानी गैस किस टाइप का है वो E/m वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा था, सबके लिए E/m का वैल्यू सेम ही आ रहा था। कोई भी गैस रख के देख रहा था, तो कोई भी गैस इसके अंदर रख के देख रहा था तो E/m का वैल्यू वहीं सेम आ रहा था, यानी E/m वैल्यू फॉर कैथोड रे विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। E/m वैल्यू फॉर कैथोड रे will not depend upon nature of gas, नेचर ऑफ गैस, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इफ द गैस चेंज देन स्टिल प्रॉपर्टीज कैथोड रे डू नॉट चेंज। उसके बाद भी उसकी जो E/m वैल्यू था वो सेम ही आ रहा था। E/m वैल्यू विल नॉट डिपेंड अपॉन गैस, नेचर ऑफ गैस। यहां तक किसी को डाउट है तो इलेक्ट्रॉन्स पे E/m का वैल्यू इतना होता है, चार्ज इतना होता है, यूनिट में चार्ज -1 होता है और मास इतना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किस रे में मिलता है हमें? कैथोड रे में, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होता है। सुनो, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, सुने ना, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स उस रेडिएशन में होता है। ओके, ये जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1857 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 1 माना जाता है ना, तो हाइड्रोजन के मास का ये 1857 टाइम्स होता है, ये यहां है। मतलब बहुत ही हल्का होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं बाद में, यूनिट में 1 ले लेते हैं। ये यहाँ पे 1837 टाइम्स होता है, ठीक है। 1857 में तो युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों के साथ, तो 1837 टाइम्स कम होता है मास ऑफ हाइड्रोजन से।
ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आया? कोई डाउट?